नाजरीन, क्लासरूम बाय डीए में एक नई वीडियो में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। आज की वीडियो में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने रिसेंटली अपना स्टेप 1 पास किया। हम सिर्फ इनके स्टेप 1 का रिजल्ट का वेट कर रहे थे ताकि ये हमारे पॉडकास्ट में आए और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करें और उनको मोटिवेट करें कि किस तरह इनका एग्जाम एक्सपीरियंस रहा, किस तरह जो एग्जाम में आने वाली मुश्किलात को उन्होंने फेस किया। तो हम इनको अपने शो में वेलकम करते हैं और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? तो बताइएगा कैसा फील कर रहे हैं एग्जाम के बाद? अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे इमोशंस दोबारा रीसेट हो गए हैं, लेकिन कल परसों बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो जो टाइम था एग्जाम के बाद रिजल्ट से पहले, वो 2 वीक्स कैसे गुजारे? जो 2 वीक्स गुजारे हैं एग्जाम के बाद, वो तो बस ऐसे ही था कि मिक्स फीलिंग थी। कभी मैं ठीक हो रहा था, कभी मैं बिल्कुल डिप्रेस हो रहा था। तो बस ऐसे ही था, वो बड़ी मुश्किल से टाइम गुजारा है वो 2 वीक्स। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफी रिलैक्स है। यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, रोजा भी नहीं फील हो रहा, इतना मजे कर रहे हैं फिलहाल। तो पॉपुलैरिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है? बहुत ज्यादा। अभी मैं आज एक्चुअली हम ना यहाँ पे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारी एनएलए की क्लासेस होती हैं। तो अभी क्लास में मैंने कोई क्लास नहीं ली थी अभी तक इस सेमेस्टर की। तो आज मैं क्लास में गया हूँ तो बड़ा शोर शराबा हर जगह, क्योंकि मेरे बैच में किसी ने किया नहीं है, तो इस वजह से। ये बताइएगा कि आपके साथ और कितने बच्चे हैं जो जिन्होंने एग्जाम दिया या प्रिपेयर कर रहे हैं? स्टेप 1 का मैं ही हूँ। तो अभी वैसे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी मेरा रिजल्ट आया तो मुझे भी पता चला कि इतने बच्चे कर रहे हैं। अभी सबके आ रहे हैं मैसेजेस, मैं भी कर रहा हूँ। मैंने भी यू वर्ड लिया। मैंने कहा अच्छा, हमें पहले तो नहीं पता था। सही सही। अच्छा, ये बताइए कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका शुरू से एम होता है फर्स्ट ईयर से ही कि उन्होंने स्टेप्स करने हैं, कुछ की फैमिलीज अब्रॉड होती हैं, कुछ के जो सीनियर्स होते हैं फैमिली के अंदर वो उनको गाइड करते हैं कि आपने स्टेप 1 की तैयारी करनी है या इस तरह। तो आपको किस तरह से एमबीबीएस में किस तरह आया और उसके बाद फिर स्टेप 1 का किस तरह से पता लगा, किस तरह से क्या ऑब्जेक्टिव थे इसको अटेम्प्ट करने के? स्टार्टिंग में तो यही था, जैसे कि नॉर्मली ज़्यादातर लोगों के साथ, स्टूडेंट के साथ यही होता है कि थोड़ा सा घर से भी होता है कि डॉक्टर ही बनना है। वो चीज़ भी थी, और थोड़ा बहुत कहीं अपने अंदर ये भी था कि चलो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये स्टार्ट कर लेते हैं। तो तब जब आए थे यहाँ पे तो पता तो नहीं था कि एमएलई क्या होता है या एसएमएलई क्या होता है, लेकिन सुना था सीनियर से, बिकॉज 1-2 सीनियर्स ने तभी स्टार्ट किया हुआ था, तो आइडिया हो गया। तो सेकेंड ईयर से, आई रिमेम्बर सेकेंड ईयर से, हाँ 4th सेमेस्टर से मैंने स्टार्ट कर दिया था। 3rd सेमेस्टर से, 4th सेमेस्टर से मैंने बुक ले ली थी फर्स्ट एड। तो तब से स्टार्ट किया हुआ था और तब से ये प्लान था कि करना है तो यही करना है। बाकी बिकॉज मुझे ये भी फील होता था कि अगर ये बंदा कर ले तो बंदा कोई भी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी कर सकता है, तो फिर और एनएलई वगैरह तो फिर बड़ा ईजी हो जाता है अगर बंदे इसके लिए तैयारी की हो। तो माइंड सेट शुरू से यही था कि करना है तो कुछ अच्छा ही करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जैसे अब ये अटेम्प्ट कर लिया। अच्छा, एक चीज मुझे हमेशा से कंफ्यूजिंग लगी कि जब एफएमजीज एनएलई की तैयारी करते हैं तो उसके लिए वो फर्स्ट एड को पढ़ते हैं। तो इसके अंदर वो मजीद थोड़ी सी क्यू बैंक की एफर्ट डाल के आपको लगता है कि वो यूएसएमएलई की तैयारी कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन थी या क्या ये भी था, कोई प्लान कैसा है या नहीं? उसके लिए तो आपको पता है फिर थोड़ा-सा पाकिस्तान के सिस्टम से हम शुरू से ही दूर हैं। आप तो फिर भी पाकिस्तान से अपना ओज़े वगैरह कर लिए तो आपको आइडिया सारा होगा। हमें तो आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। हमने तो सीनियर से सुना है, या जो अपने हमारे टीचर्स हैं पुराने, उनसे सुना है कि वहाँ पर सिस्टम बड़ा हेक्टिक है। और ज़ाहिर है हमने अगर इतनी ये काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट किया है ना अपने ऊपर, जो पेरेंट्स ने इतनी की हुई है, तो वो फिर एट द एंड आई थिंक सो पाकिस्तान में रिवार्डिंग नहीं है। तो ये तो सबसे बड़ी चीज़ है। और सेकेंडली ज़ाहिर है हर बंदा यही कोशिश करता है कि उसका लाइफस्टाइल जितना अच्छा हो उतना ही बेटर है। तो ये मेन रीजन तो यही थी। ज़ाहिर है फिर और ये जैसे जितने भी ये कंट्रीज हैं, अमेरिका हो गया जैसे सबसे टॉप पे, तो वहाँ पे जाना तो हर किसी का फिर ड्रीम होता ही है। लेकिन बेस लाइन यही थी कि पाकिस्तान के सिस्टम से थोड़ा सा मसला है हमें, और तो कोई मसला नहीं है कि वहाँ पे इतना रिवार्डिंग नहीं है। आपको पता है कि हम इतने पैसे लगाते हैं यहाँ पे, इवन के आपको पता है कि 1 करोड़ से ऊपर तो लग ही जाता है प्राइवेट में, और यहाँ भी यही हिसाब। तो ये चीज़ थी कि बंदे को फिर उस हिसाब से मिले भी ना रिवॉर्ड, बंदा अगर इतनी मेहनत करता है और इतनी इन्वेस्टमेंट करता है। सो ये मेन रीजन थी स्टार्टिंग पे। तो एज एन एफएमजी एक ये चीज़ है कि पाकिस्तान में कभी पीएम से हो जाता है, कभी पीएमडी से हो जाता है। इस तरह की जो है वो मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो अगर वो यूएसएमएलई की तैयारी करते हैं तो वो एक ऑल्टरनेट पाथवे हो सकता है लाइसेंसिंग के लिए। पाकिस्तान की लाइसेंसिंग अगर उसमें डिले है तो यूएस लाइसेंसिंग के लिए वो जा सकते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। बिकॉज़ अगर आप वहाँ पे जाते हैं, तो अगर आप वहाँ पे अपना सारा प्रोसीजर सारा मुकम्मल कर लेते हैं, तो फिर ये पाकिस्तान में एनएलई वगैरह, फिर तो उससे आप हो जाते हैं, निकल जाते हैं उस रेस से वैसे ही। फिर आप तो वापस आके वैसे ही कर सकते हैं प्रैक्टिस। अगर आप वहाँ पे अपने सारे जो हैं वो स्टेप्स मुकम्मल करते हैं और आप वहाँ पे मैच होते हैं, तो फिर ये तो
ज़रूरत ही महसूस नहीं होती एनएलई वगैरह की, और यहाँ के जो सिस्टम है सारा उससे गुजरने की। अच्छा, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर आपको कितना नज़र आया, कितना नॉलेज गैप है यूएसएमएल के हवाले से? नहीं, इधर बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इतना नॉलेज गैप बहुत है, बच्चों को इतना पता नहीं है कि क्या प्रोसीजर है, इवन दो हम अभी लास्ट ईयर में हैं। तो बिल्कुल भी ना इधर पता नहीं है ज़्यादातर बच्चों को, वो अभी भी यही पूछ रहे होते हैं कहाँ से स्टार्ट करना है। इवन यहाँ पे बुक्स का भी नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता, तो ये लैग तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। उनको पता नहीं है कि ये भी हम कर सकते हैं। उनके माइंड में शुरू से यही है, जैसे पाकिस्तान में इमेज बना हुआ है कि जी एनएलई बड़ा मुश्किल है, बच्चे चाइना से पढ़ के आते हैं, बच्चे इधर रशिया, किर्गिस्तान, अपना ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, उज़्बेकिस्तान, यहाँ से पढ़ के आते हैं, इनका तो टेस्ट ही नहीं क्लियर होना। सो उनके माइंड में शुरू से ये चीज़ बनी हुई है कि ये एनएलई है बस, इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं। और बिलीव मी, मैंने ये एनएलई के सारे एमसीक्यूज़ देखे हुए हैं, वो तो इतने आसान है, फर्स्ट एड से उन्होंने लाइनें उठा उठा के दी हुई हैं, इतने आसान एमसीक्यूज़ हैं। सो गैप है बच्चों में बहुत, बच्चे बहुत लैग कर रहे हैं, बच्चों को ओरिएंटेशन नहीं है यहाँ पे। सही सही सही। तो ये बताइएगा कि आपने सेकेंड ईयर से, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर से आपने थोड़ी सी प्रिपरेशन शुरू की थी, तो उस वक्त आपकी अप्रोच क्या थी, और फिर जब आप डेडिकेटेड पीरियड में आए तो आपकी क्या अप्रोच में चेंज आया, और टाइमलाइन आपकी क्या थी? स्टार्टिंग में मेरा ये था कि जैसे सब करते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो मैंने स्टार्ट तो वहाँ से डेफिनेटली किया था। तो मेरा पीरियड थोड़ा-सा लेंथी इस वजह से था कि मैंने पहले स्टार्ट में फिजियोलॉजी के लिए डॉक्टर नजीब और हमने यहाँ पे एनाटॉमी के लिए 1-2 अकेडमीज़ जॉइन की हुई थी। बिकॉज़ हम चाह रहे थे कि जैसा हमने पाकिस्तान जाना है हम उस हिसाब से पढ़ें। शॉर्ट बुक्स मुझे शुरू से ही बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और जैसे ये गाइटन वगैरह हो गई, इसी से पढ़ा, उधर से फिर सारी बीटी चौरासिया के लिए, तो उस चीज़ में बड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। मतलब आप समझ लें कि पहले 2 साल तो इसी चीज़ में गुज़र गए, वो करते-करते। फिर थर्ड ईयर में एक्चुअल मैंने जो है वो स्टार्ट की थी फर्स्ट एड, और वो उसके उसके करने के लिए फिर भी अगर नेक्स्ट भी हम बात करेंगे इस पे, कि फिर वो आस्ता-आस्ता बी&बी के लेक्चर्स किए, तो फिर आस्ता-आस्ता पेस बनती गई, और आई थिंक सो एक्चुअल जो मेरी तैयारी है वो हुई इसी में है, 8 मंथ्स में, 9 मंथ्स में, इसी में एक्चुअल तैयारी हुई है। पहले सारी बेस ही बनी थी एनाटॉमी के लिए, फिजियोलॉजी के लिए और बायोकेमिस्ट्री के लिए। तो उस पीरियड के दौरान मैंने फर्स्ट एड को इतना नहीं किया, बस सप्लीमेंट्री थोड़ा-थोड़ा कर लिया, जो चीज़ लगा कि इम्पोर्टेंट है वो वहाँ से कर ली। तो हम बेसिकली इस तरह से कह सकते हैं कि आपकी जो सेकेंड ईयर में या उससे ऑनवर्ड जो थी वो आप अपनी बेस को स्ट्रेंथन कर रहे थे, लेकिन जो आपकी एक्चुअल स्टडी टाइमलाइन थी वो जो एग्ज़ाम से पहले ऑलमोस्ट अराउंड 8 मंथ्स तक थी, ऐसे ही है? जी, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल 8 टू 9 मंथ्स लगे थे। इसमें फिर साथ में वो यूवर्ल्ड वगैरह सारा कंबाइन करके, तो एक्चुअल इसी टाइम पीरियड में मैंने फर्स्ट एड की थी। तो आपका बनेगा ऑलमोस्ट फोर्थ ईयर का एंड या फाइनल ईयर का स्टार्ट, इस टाइम पीरियड में आपने शुरू की थी तैयारी, राइट? मैंने की थी 5th सेमेस्टर में एक्चुअल। ओके, सो जब फिर आप तैयारी के ऊपर आए तो रिसोर्सेज के ऊपर आते हैं, तो फर्स्ट एड वर्ल्ड पे थॉमस स्केची, कौन से रिसोर्सेज आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल लगे, या आपने कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए? मेरा मेन सोर्स तो सबसे पहले तो फर्स्ट एड ही था और बी&बी था। मैंने ये कोशिश की कि मैं जल्दी पहले बुक को कंप्लीट करूँ। फिर मैंने जब बुक ऑलमोस्ट 50% कर ली, तो फिर मैंने साथ में यू वर्ल्ड भी स्टार्ट कर ली, और इसके अलावा मेरा कोई ऐसा कोई नहीं था सोर्स। मैंने सिर्फ माइक्रोस की थी स्केची से, और इसके अलावा यूजुअली लोग पैथोमा भी करते हैं, लेकिन मुझे वो इतनी ठीक नहीं लगी, तो मैंने वो पैथोमा वगैरह नहीं की। बट मेरा मेन सोर्स सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एड था, और मैंने फर्स्ट एड को मल्टीपल टाइम्स फिंगर टिप से अपना ना किया था मेमोराइज। अच्छा, मैं व्यूअर्स के लिए पूछना चाहूँगा कि फर्स्ट एड की कितनी क्लासेस आपने की इन टोटल एग्ज़ाम की प्रेप के लिए? 5-6 तो किए ही होंगे। अच्छा, मेरी नज़र में स्केची एक बड़ा अंडररेटेड रिसोर्स है, तो स्केची आपने यूज़ की, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, स्केची सिर्फ मैंने माइक्रो के लिए की थी, वो मेरी शुरू से ही पेंडिंग थी। माइक्रो मुझे थोड़ी लगती भी अजीब थी, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूँ कैसे। और फिर मैंने जो मेरा ये पीरियड था ना, मैंने आपको बताया कि 8 मंथ्स 9 मंथ्स वाला, इसी में मैंने स्केची की थी, और वो 2 टाइम्स की थी सिर्फ। लेकिन स्केची के लिए अपना, माइक्रो के लिए सिर्फ स्केची, और फार्मा वगैरह मैंने यहाँ से की है अपना फर्स्ट एड से सारी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी। मेरा अपना ये एक्सपीरियंस रहा है कि स्केची के अंदर से बहुत सारी चीज़ें जो डायरेक्ट क्लिक होती हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? कुछ थे क्वेश्चन ऐसे जो आपको स्केची से डायरेक्टली क्लियर हो गए हों? बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली होता ही ऐसे है। स्केची तो इससे बेस्ट रिसोर्स है ही नहीं मेरे ख़्याल में तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए, बिकॉज़ क्वेश्चन आता है तो आप इंस्टेंटली आपके माइंड में वो सारी पिक्चर आ जाती है।
तो अभी एग्जैक्टली तो मुझे क्वेश्चंस याद नहीं है, लेकिन एनबीएमईज में मुझे याद है कुछ क्वेश्चंस आए थे, वो डायरेक्टली क्लिक हो जाते हैं। वो जब आप करेंगे स्केची तो आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल इंस्टेंटली आपके माइंड में वो पिक्चर आ जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। जिस स्केची के अंदर फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और इसकी इम्यूनोलॉजी बाकी भी है, तो आपको इन चीज़ों का आइडिया था या नहीं, वो नहीं आपने सुना था? नहीं, मुझे उसका पता था, लेकिन मुझे उसकी ना ज़रूरत नहीं महसूस हुई एज़ सच। मेरी शुरू से यही कोशिश थी कि मैं मिनिमम रिसोर्सेज़ रखूँ, मेरी शुरू से ये कोशिश थी। और मुझे मेरा जब बेसलाइन बनी थी, डॉक्टर नजीब्स वगैरह मैंने किया और मेरी जो एनाटॉमी मेरी वो बेस बहुत अच्छी थी, तो मुझे एज़ सच ना महसूस नहीं हुआ कि मुझे स्केची पैथोलॉजी अपना ये करनी पड़े, उससे पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी स्केची से। मुझे माइक्रो मेरी शुरू से वीक थी, और वो मेरी लास्ट फ्यू वीक्स तक, एग्ज़ाम से 2-3 वीक तक पहले भी वीक थी, तो इसलिए मैंने वो 2 टाइम्स स्केची से माइक्रो की थी। बाकी मुझे उनका आइडिया था कि पैथोलॉजी भी है, उसकी फार्माकोलॉजी भी है, लेकिन वो मैंने की नहीं वहाँ से। अच्छा, मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर डॉक्टर नजीब के लेक्चर जो उनसे हैं वो देखने चाहिए या नहीं, तो मेरा होता है कि अगर आप इनिशियल आपको टाइम है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आते हो, फिर आपको वो देखने चाहिए। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? लॉन्ग रन में अगर आज मैं कहीं पे स्टैंड कर रहा हूँ तो उसमें डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज आई थिंक पैथोलॉजी इज ऑल अबाउट फिजियोलॉजी। सो फिजियोलॉजी आई डोंट थिंक सो उससे अच्छी, नो डाउट बड़े लेंथी लेक्चर्स हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, आप उनको नोट करते हो, उनको सुनते हो, बड़े बड़े 2 आवर्स के लेक्चर्स, 3 आवर के लेक्चर्स। सो टाइम कंज्यूमिंग तो बहुत है, लेकिन उससे अगर किसी बंदे के पास टाइम है और वो आज वो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि वो डॉक्टर नजीब करे एज मच एज ही कैन। सही सही सही। अच्छा, ये बताइए कि जो आपका स्टडी स्केड्यूल था कोर्स वर्क के साथ, उसको फिर आपने किस तरह से मैनेज किया ये यूएसएमएलई स्टेप 1 की प्रिपरेशन के साथ? टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे सिस्टम से टिक नहीं है इतना जितना पाकिस्तान में है। यहाँ पे इजीली कवर हो जाता है, इवन आप एब्सेंट्स भी करें, मल्टीपल एब्सेंट्स भी करें, तो यहाँ पे सिस्टम ऐसे का है कि आपको हर सेमेस्टर में लास्ट 10 डेज 15 डेज मिलते हैं सिर्फ स्पेसिफिक इसी चीज़ के लिए कि आप अपनी एब्सेंट्स क्लियर करें। तो मेरा शुरू से ये था, जब मेरा खासतौर पर लास्ट कुछ मंथ से 4-5 या जैसे मेरा 9th सेमेस्टर था, तो उसमें मैंने बहुत कम क्लासेज ली थी, और फिर उसका मैंने ये किया, क्लासेस बहुत कम ली तो यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो गई, एब्सेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो फिर हमारा लास्ट 2 वीक्स होते हैं सिर्फ एब्सेंट्स क्लियर करने के लिए। तो मैंने पहले प्लान किया हुआ था कि मैं सेमेस्टर में छुट्टियां करूंगा और मैं पढ़ूंगा सही से, और लास्ट 10 to 15 डेज फिर मैं अपना ये स्टेप 1 की प्रिपरेशन इसको थोड़ा स्लो डाउन करूंगा और यूनिवर्सिटी को क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे सिस्टम बड़ा फेवरिंग है, बहुत ज़्यादा फेवरिंग है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, और टीचर्स आपकी बात भी बड़ी सुनते हैं, वो आपको एक्नॉलेज करते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं तो बेस्ट है, आप करो, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये सीन था स्टार्टिंग में, तो मैं बस करता था मैनेज, जाता भी था क्लासेस में, नहीं भी जाता था, लेकिन लास्ट मेरा ये था कि इधर सिस्टम बड़ा सपोर्टिव है तो आप इजीली कवर कर लेते हो। चलें, ये तो हो गया। अब मुझे बताइए कि डेडिकेटेड पीरियड जो था वो कैसा था, उसमें आपने कैसे मैनेज किया? डेडिकेटेड मेरा यही था कि मेरे जब 9th सेमेस्टर के मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए यहाँ पे, तो मैंने उसके बाद मेरे पास 2 मंथ्स थे टिल 27 फेब, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स थे। तो उसमें फिर मैं पाकिस्तान चला गया, और पाकिस्तान जाने के बाद फिर मेरी ऑलमोस्ट सारी, मैंने टारगेट किया हुआ था कि मैंने जाने से पहले मेरी यूवर्ड सारी फिनिश होनी चाहिए, मेरी फर्स्ट एड सारी फिनिश होनी चाहिए, उसके रिवीजन भी इवन दो मैंने कंप्लीट कर ली थी एक दफ़ा फर्स्ट एड की। तो पाकिस्तान जाने से पहले 2 मंथ से पहले मेरी फर्स्ट एड मुकम्मल थी, यू वर्ल्ड मुकम्मल थी, ऑलमोस्ट सिर्फ बायोएथिक्स वगैरह रहती थी, बायोस्टैट्स वगैरह रहती थी। और वो आप यकीन करें बायोस्टैट्स मैंने रास्ते में, हमारी फ़्लाइट थोड़ी लंबी थी, 10-12 घंटे का स्टे था, ट्रांजिट था, तो बायोस्टैट्स मैंने सारी रास्ते में की, जाते जाते मैंने वीडियोज़ डाउनलोड कर ली, और जब मैं पाकिस्तान पहुँचा तो मेरी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी, बस मुझे एक दफ़ा रिवीजन और करनी थी और मुझे NBMEs करने थे। अच्छा, इस सारे ड्यूरेशन में आपने NBME का जिक्र नहीं किया, आपने NBME नहीं दिए, तो NBME फिर आपने कब दिए? शुरू से मेरा माइंड था कि मैंने देने एंड पे ही है। लास्ट 2 मंथ्स में मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, जैसे ज़्यादा लोग वैसे ऐसे भी करते हैं कि एक दफ़ा कर ली फर्स्ट एड, फिर दिया, फिर आपको पता है बेसलाइन बन गई जी मेरी इतनी परसेंटेज और इतने मुझे और चाहिए। तो मेरा वो सीन नहीं था, मैं प्रीटी कॉन्फिडेंट था अपनी तैयारी पे, मुझे पता था कि मैं कर लूँगा NBME। मैंने पहला NBME दिया, उसमें 25 वाला उसमें मेरा आया 72%। तो उसमें मेरे जितने भी गलत हुए MCQs वो ज़्यादातर माइक्रोबायोलॉजी के थे और इम्यूनोलॉजी के थे। फिर मैंने ये सोचा कि ये दोनों मेरी यू वर्ल्ड में भी वीक होती थी कि मुझे
समझ नहीं आती थी। तो फिर मैंने 4-5 दिन स्पेशल इसी चीज़ को दिया। मैंने सारी यू वर्ड 4-5 दिन में आई थिंक वीक लग गया था इम्यूनोलॉजी को मिला के, इन दोनों को मैंने मिला के एक वीक में सारी यू वर्ड दोबारा कर दी। तो उसको स्केची भी एक दफ़ा रिवाइज कर ली सारी। तो इससे मेरी ये दोनों सब्जेक्ट तो हो गए बहुत स्ट्रॉन्ग। फिर मैंने एक और एनबीएम दिया, तो फिर मेरे आगे 1% कम हो गया, 71% आ गया। फिर वो सिस्टम में नर्वस सिस्टम मेरा थोड़ा वीक मुझे लगा कि वीक है। फिर मैंने 2-4 दिन नर्वस सिस्टम को दिए। तो फिर मैंने उसके बाद एक और एनबीएम दिया। फिर उसमें मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आ गए थे 77%, 76.5 थे या 77% थे। तो फिर उससे मुझे आइडिया हो गया कि चलो अब ठीक है। लेकिन मेरा शुरू से ही माइंड सेट यही था कि मुझे एटलीस्ट 80% से ऊपर जाना चाहिए। बिकॉज उन दिनों में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम ऐसा है कि मुझे परफेक्शन की तरफ हमेशा जाना पड़ता है। मैंने फेसबुक खोलता था, मैं कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, मैं देख रहा होता था कि कितने लोगों के एनबीएमईज में आ रहे थे। बिलीव मैंने भी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, कहीं फेसबुक पे वो पोस्ट देख ली, मैं नीचे ये लिख रहा होता था प्लीज शेयर योर एनबीएमई। तो मुझे ताकि आइडिया हो कि इतने लोगों के आ रहे हैं और मेरे कितने हैं। तो उस पर फिर मुझे मैं डर गया बड़ा। एक दिन किसी बंदे ने पोस्ट किया हुआ था कि उसके 80% एनबीएमईज में वो फेल हो गया। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा ये क्या मसला हो गया, 80% पे बच्चे फेल हो रहे हैं। खैर वो रेयर केस सिनेरियो होता है। तो अब तो आइडिया हो ही गया इस बात का। बस फिर मैं थोड़ा स्लो भी हो गया, मुझे आइडिया हो गया कि बस तैयारी अब ठीक है। और अभी तकरीबन इस टाइम तक मेरे 3 वीक्स रह गए थे जब मेरे 77% आए ना, 3 वीक्स मेरे अभी थे पड़े। तो फिर मैंने बस कोशिश की, मेरा शुरू से ये माइंडसेट था कि मैंने बुक को मल्टीपल टाइम्स फिंगर टिप्स पे रिवाइज करना। तो मैं वैसे ही करता गया। मैंने एक दफा और बुक को कर लिया, फिर एक एनबीएमई दिया, फिर उसमें माशाल्लाह 81% आ गए। फिर मैंने कुछ दिन बाद एक और एनबीएमई दे दिया, फिर मैंने उसमें 81% आ गए। सो अभी इस टाइम तक मेरा रह गया था 1 वीक। सो उसमें मैंने बस थोड़ी बहुत रिवीजन की। एनबीएमई टू बी ऑनेस्ट मैंने कोई रिवाइज नहीं किया, कोई मैंने उसके इनकरेक्ट नहीं देखे कि मेरे इनकरेक्ट का आइडिया मुझे था कि कौन से गलत हो रहे हैं, लेकिन मैंने रिवाइज कोई एनबीएमई मैंने कंप्लीटली रिवाइज नहीं किया। कुछ एमसीक्यूज मेरे ज़हन में थे कि यार ये वाले मेरे गलत हो रहे हैं। एनबीएमई की सीक्वेंस आपकी क्या थी, आपने किस सीक्वेंस में एनबीएमई दिए? मैंने ये बिल्कुल ऐसे दिए थे, 25 दिया, 26 दिया, 27, मैंने ऐसे फ्लो में दिए थे। दूसरा आपने ये बताया कि आपने एनबीएमई रिवाइज किया, लेकिन ये होता है ना कि एनबीएमई से आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपको कौन से सिस्टम्स वीक हैं। बेशक आप इंडिविजुअल क्वेश्चंस को रिवाइज ना करें, लेकिन आपको सिस्टम्स का तो वो था आपके माइंड में या वो नहीं था? नहीं, हाँ, वो जनरलाइज मुझे पिक्चर एक मिल जाती थी कि मेरे ये सिस्टम वीक है। जनरलाइज पिक्चर डेफिनेटली लेना ज़रूरी है। अगर आप सारे इनकरेक्ट कर सकते हैं तो वो तो बेस्ट है। लेकिन मुझे ना बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं भी इसको दोबारा देखूं और बार बार वो एक ही चीज़ करी जाऊं। सो मुझे जनरलाइज पिक्चर मिल गई थी कि मेरा ये चीज़ वीक है, ये चीज़ वीक है। फिर मैंने उस हिसाब से किया था, लेकिन मैंने स्पेसिफिक नहीं किए थे कि ये इनकरेक्ट क्यों गलत है, ये क्यों गलत हुआ है, फलाना क्यों ठीक हुआ है। मुझे आइडिया हो गया था। तो जो टॉपिक आपका गलत होता था, आप सिर्फ वो टॉपिक या उसके आसपास वाले टॉपिक्स रिवाइज करते थे या पूरा सिस्टम रिवाइज करते थे? जी, मैंने कंप्लीटली प्रो सिस्टम को रिवाइज़ किया। लेकिन लास्ट जब 2 वीक्स है तो उस टाइम तक ना मुझे ये आइडिया हो गया था कि देयर आर सम टॉपिक्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि मुझे ये शुरू से फ़ील होता था कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल है उसकी, ये जो एसिडोसिस और अल्कलोसिस है, मुझे उससे हमेशा ही बड़े एमसीक्यूज़ आते थे। वो मैंने बड़ी अच्छी तरह से किया, क्योंकि वो आप देखा होगा वो पूरा एक ग्राफ बना हुआ है, उसमें मल्टीपल कंडीशंस जिसमें अल्कलोसिस होती है और एसिडोसिस होती है। सो उन सबको करना बड़ा ज़रूरी था और उसमें से एमसीक्यूज़ भी बहुत आ रहे थे। सो वो ऐसी चीज़ें कुछ थी। मैंने ट्यूमर्स मैं बताना चाहता हूँ सबको, जो लोग करते हैं कि ट्यूमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। मुझे हमेशा से मैंने ट्यूमर्स को इग्नोर करता था बड़ी, क्योंकि उनकी मुझे समझ ही नहीं आ रही होती कि मैकेनिज्म है। हमेशा मैकेनिज्म के पीछे भाग रहा होता, किसी चीज का मैकेनिज्म क्या है। तो ट्यूमर्स का आपको पता है कोई ऐसा होता नहीं है, वो चलो म्यूटेशन होगी तो ठीक है। सो ट्यूमर्स मेरे वीक थे और वो मैंने सारी बुक के सेपरेटली, फिर इवन लास्ट डे तक मैंने वो ज़बानी आती है ट्यूमर्स और उनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये आप प्रोटोऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की बात करें? उनमें से यस, उनमें से आता है। उनमें से मुझे एक पेपर में आया था, बाद में अभी डिस्कस करते हैं कि मैंने उसका क्या किया। लेकिन नहीं, स्पेसिफिक ट्यूमर्स जैसे कि पैरानियोप्लास्टिक, इसमें से कौन सा हार्मोन बन रहा है, और वो एक टॉपिक ये वो जैसे कि ना लंग्स में है स्मॉल सेल कार्सिनोमा और वो वाले सारे। सो उनकी आगे कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि वो पीटीएच बना रहा है, वो कोर्टिसोल बना रहा है, वो अपना एरिथ्रोपोएटिन बना रहा है। सो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पेपर में आती हैं, आई थिंक सो। अच्छा, यू वर्ल्ड के वाले से बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम फर्स्ट पास कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम यू वर्ल्ड कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रही है। मेरी अपनी एडवाइस ये होती है कि आप जो है फर्स्ट एड पहले एक दफ़ा पूरी कर लें, उसके बाद आप यू वर्ल्ड करें। तो उसके सिलसिले में आपकी क्या अप्रोच थी, आपने क्या उससे लर्न किया? मैंने की थोड़ी सी गलती मेरे हिसाब के मुताबिक। मैंने 40-50% बुक की थी और मैंने फिर यू वर्ल्ड ले ली थी। तो उसका ये हुआ कि जो मैंने कर ली 40-50% बुक, उसकी तो मैंने यू वर्ल्ड कर ली साथ साथ। फिर अब एक ऐसी स्टेज आ गई कि अब मुझे अगला सिस्टम करना था, यहाँ मुझे यू वर्ल्ड करनी थी। तो फिर ज़ाहिर है सिस्टम तो करना ही करना है ना, उसके बगैर तो यू वर्ल्ड करने का फ़ायदा ही नहीं। तो फिर जब मैंने एक सिस्टम
सिस्टम कर रहा था, जितना भी मुझे इसमें 10 दिन लग रहे थे, 15 लग रहे थे, जितना भी टाइम लग रहा था, उस पीरियड के दौरान मेरी यू वर्ल्ड बिल्कुल इनएक्टिव थी। सो वो बड़ा मसला था, मुझे फील हो रहा था मेरे ज़्यादा टाइम यू वर्ल्ड मेरी इनएक्टिव होती थी जब मैं सिस्टम कर रहा होता था। सो मैंने ऐसे किया था वैसे, लेकिन मैं अब मुझसे जो भी पूछता है मैं उसे यही सजेस्ट करता हूँ कि एक दफ़ा आप सारी बुक कर लो जल्दी जल्दी, फिर आप यू वर्ल्ड करो। अब अगर आपको मौका मिले कि आप दोबारा से तैयारी करें तो आप किस तरह से तैयारी करेंगे? मैं पहले फर्स्ट एड करता सारी, फ्रॉम फर्स्ट पेज टिल लास्ट पेज, मैं इस तरह करता। पहले फर्स्ट एड करता और फिर मैं यू वर्ल्ड करता दोबारा। फिर मैं एक तो सिस्टम रिवाइज कर लेता, उसकी यू वर्ल्ड कर लेता, उसकी रिवाइज कर लेता सिस्टम, फिर यू वर्ल्ड करता। और मैंने ये भी किया था कि मैंने नोटबुक बहुत एक्सटेंसिव कर दी थी यू वर्ल्ड में, और मुझे उसने कोई ज़्यादा हेल्प नहीं की, उसमें बहुत ज़्यादा मैं आगे निकल गया था। एक एक चीज़ समझ लें कि यू वर्ल्ड मैंने किस्म की ज़बानी मेमोराइज करने वाली बात है, मैंने वो हिसाब किया हुआ था। बच्चे यू वर्ल्ड की एक्सप्लेनेशन को लेके अक्सर जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और उसमें से बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या लगा कि जो एक्सप्लेनेशन थी यू वर्ल्ड की वो कितनी रेलिवेंट थी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए? रेलिवेंट थी, लेकिन इतनी ज़्यादा रेलिवेंट भी नहीं थी, ख़ास तौर पे एनबीएमईज़ में। एनबीएमईज़ मैंने देखा कि कंपैरेटिवली ईजियर थे यू वर्ल्ड से, तो ठीक थी उसकी एक एक्सप्लेनेशन, लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा मेरी उसमें पेपर में हेल्प किया है। पेपर वाज काइंड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन फिर वो आपको पता है फिर ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि आपके आउट ऑफ सेंस होते हैं, वो तो फिर आने ही आने हैं ना। लेकिन ठीक है, यू वर्ल्ड मतलब ज़ाहिर है उससे, लेकिन उसका मेन यही मकसद होता है कि आपकी पेस बने, आपकी टाइम मैनेजमेंट, और आप किस तरह एक क्वेश्चन में से एक्सट्रैक्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ नेसेसरी है और आप किस तरह उसको अटेम्प्ट करते हैं। सो ज़रूरी भी है, उसकी एक्सप्लेनेशंस ठीक है, अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल इररेलेवेंट हैं। आई थिंक सो यू वर्ल्ड के वो मे बी आपको स्टेप 2 में हेल्प आउट करें, लेकिन बस यही है कि बुक फर्स्ट एड इज सुपीरियर, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए यू वर्ल्ड इज फाइन, कि उससे आपकी पेस बन जाती है, आपको टाइम का पता चल जाता है कि आप कितने टाइम में कर रहे हैं एमसीक्यूज, और आपको पता चल जाता है कि कौन चीज़ आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है।